अदम्य जीवन कौन से पेज नंबर पर था, याद है किसी को? यस मैम, पेज नंबर 97 में और भट्टाचार्य जी। ओके। क्या है यह जो पाठ है, इस पाठ में आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैम वो जो राघव है जी है, वो एक सिद्धिरगंज है, हम्म। उसके बारे में बता रहे वो, और वहाँ पे मतलब ताड़ का पेड़ वगैरह है, हम्म। और उन्होंने ना वो खेतों के 2 खेतों के बीच में जो दीवार होती है, हम्म। पगडंडिया, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की है। हम्म। तो वो वहाँ से मतलब बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, बोलो ना। टू बी कंटिन्यूड। क्या हुआ? तूफान के बीच श्रृंखला और एक अंश है, जिसमें उस भीषण अंकाल की आभूतिक बना देने वाली देवी यातना तथा दुष्टतापूर्ण मानवीय दुर्संधियों के बावजूद बंगाल में लोगों की दुर्गमय जिजीविषया का मानसिक फन। मतलब मैम वो बता रही है कि मतलब ये जो मुसलमान लोग रहते हैं, उनके जो मतलब जिसकी डेथ हो जाए, इसको शायद कपड़े में लपेटते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ कि यहाँ जिंदा लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और आप मुर्दा लोगों को दफनाना चाहते हैं। मतलब वो जो ये क्या बोलते हैं, लड़कियों मतलब जो स्त्रियों के साथ होता है, वो भी बता रहे हैं वो बंगाल में। हम्म। ठीक है। देखिए, बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसकी यह चर्चा चल रही है। लेखक अर्थात रांगे राघव जी उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वो लोग जी पाते हैं। और दूसरी ओर जहाँ पर लंगर लगते हैं, आज भी भुखमरी से लोग मर रहे हैं। और एक ऐसा यूनिट है, फ्रेंड्स एम्बुलेंस यूनिट, जो इसे चला रहा है, जो भूखे लोगों को खाना देता है। और 7.5 सेर खिचड़ी वहां पर निरंतर रूप से बटती रहती है। और ऐसे समय में भट्टाचार्य और रांगे राघव जी आगे चल पड़ते हैं और फिर थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। भट्टाचार्य उनसे कहते हैं, तुमने देखा 7.5 सेर, 100 में कितना पड़ा? सामने भट्टी में से धुआं निकलकर उमड़ रहा था। आज सारा बंगाल महानाश की आग पर लटका भून रहा है और चारों ओर से राक्षस मानो उसे चबा जाना चाहते हैं। इतने में डॉक्टर आ गया। उसके साथ एक औरत थी जो रो रही थी। मुझे बड़ा विस्मय हुआ। यहाँ लोग अभी तक रो सकते हैं, तब तो इनमें हृदय है। वह कह रहे थे, दवाखाना लेकर अब आए हो, पहले आते तो मेरे बच्चे बच जाते। अरे वो तो माँ थी, उसके 6 बच्चे मर गए थे और सिर्फ 2 बचे थे। कितनी बड़ी यातना वो औरत देख रही थी, सुन रही थी, भुगत रही थी। वो औरत रो रही थी। रो इसलिए रही थी क्योंकि उसके बच्चे चले गए थे। और वो क्या कहती है, उसका स्टेटमेंट देखिए। एक माँ के हृदय से जब आह निकलती है, हाय निकलती है, तो वो कैसी होती? अब लेकर आए हो दवाखाना तुम, पहले आते तो शायद मेरे बच्चे बच जाते। अरे वो तो माँ थी, उसके 6 बच्चे पहले मर गए, केवल 2 बच्चे बचे हुए हैं। और मैं अब यही लंगर खाने में काम करती हूँ। क्या कहती है दोस्तों? वह कहती है कि मैं अब यही लंगर खाने में अपना काम करती हूँ। किसी तरह पेट भर जाता है, भीख नहीं मांगी जाती बाबू। और वह रो पड़ी, मेरे बच्चे। दिल कड़ा कर हम लोग वहां से चल दिए। वह आंखों से आंसू भरे हमें शत शत आशीर्वाद देती से जो की त्यों खड़ी रही। दोस्तों, कितना यहाँ का जो मार्मिक चित्रांकन हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे शरीर पर। कि जब एक माँ अपने ही बच्चों को मरता हुआ देखती है, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 6 बच्चे उस माँ के मर गए। ये वो
उस युग की बात कर रहे हैं जिस युग में एक माँ को 6-6 8-8 बच्चे हुआ करते थे, है ना? आज की बात नहीं है दोस्तों, आज 1 या 2 बस सफिशिएंट है। लेकिन आज के जैसे न परिस्थिति भी वहाँ पर नहीं थी। अनेक बच्चों को जन्म देना, उनकी परवरिश करना, वो अपने आप भी पल जाते थे। किसी पर बोझ नहीं बनते थे। और फिर ऐसे समय में जब अकाल आता था, तो सबकी मौत होना निश्चित था और मौत भी हो गई। खेतों में कब्रें चुपचाप उदास सोई पड़ी थी, जिन्हें चित्रों में लिपटा एक बुढ़ा एक पेड़ की छाया में बैठा विरक्त भाव से देख रहा था। एक टूटी सी दीवार, 3 आले अब भी खड़े थे। एक टूटी सी दीवार में 3 आले अब भी खड़े थे, मगर घर नहीं थे। आठों घर विध्वस्त पड़े थे। उनके सामने बराबर 30 कब्रें पड़ी थी और एक नवयुवक जो देखने में बूढ़ा लगता था, उनकी ओर देख देख कर मुस्कुरा रहा था। वे सब एक दिन जुलाह के घर थे। वे सब एक दिन जुलाहों के घर थे, पर अकाल के ताने और बीमारियों के बाने ने सहसा उनके जीवन व्यापार का अंत कर दिया था। आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि अकाल के दिनों में वहां पर कौन से लोग कार्य कर रहे थे? अकाल के पहले वहां पर कौन सा कार्य किया जाता था? जीवन व्यापार की उनकी जो जीवन निर्वाह करने की प्रविधि थी, वो कौन से थे? ऐसे यदि प्रश्न आपको पूछा गया, तो आपको अलग अलग ऑप्शंस उस वहां पर दिए जाएंगे, पर्याय के रूप में दिए जाएंगे, क्योंकि बहुपर्यायी उत्तर होते हैं, है ना? तो पर्यायों के बीच में जुलाहा हो सकता है, किसान हो सकता है, मतलब वो खेती भी कर सकता है, या दूसरे कोई व्यापारों का नाम वो जोड़ सकते हैं, वणिक जोड़ सकते हैं। तो कौन सा व्यापार वहां पर चल रहा था? कौन सा कार्य वो कर रहे थे? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जी मैम। हाँ, तो बोलिए ना, कौन सा कार्य कर रहे थे अकाल से पहले वहां के लोग? है क्या आप लोग यहीं पर? यस मैम। हाँ, तो बोलिए ना, फिर बोलते क्यों नहीं? कितने लोग जुड़े हुए हो? 6 लोग। मैम वो साड़ियों का। यस, एग्जैक्टली। कपड़े बुनने का, है ना? कपड़े बुनने का, साड़ी बुनने का कार्य वो लोग कर रहे थे, मतलब जुलाहा थे। दिन में नहीं, रात को। भट्टाचार्य जी कहने लगे, गांव में कब्रिस्तान की सी छाया ये नाचने लगती है। सिद्धिरगंज कभी भी नहीं भूलेगा कि एक दिन आदमी के बनाए अकाल ने उसका सत्यानाश कर दिया था। जो आदमी अपनी हड्डियों से, दधीची की हड्डियों से यह अमर कथा लिख गए हैं, बंगाल उनकी ज्वलंत स्मृतियों को कभी नहीं भुलाएगा। ये बात भूलनी नहीं है दोस्तों। भले ही हम उस घटना के साक्षीदार नहीं हैं, लेकिन जिन लोगों ने वहां पर देखा है, भोगता हुआ यथार्थ है, जिन्होंने अपने लोगों को गंवाया हुआ है, ऐसे लोगों का जीवंत दर्शन हमें यहाँ पर होने जाता है और हमारे मुंह से हटाते निकल गया, उसे हिंदुस्तान कभी नहीं भुलाएगा। भट्टाचार्य जी, मानवता उसे कभी न भुला सकेगी। डॉक्टर आगे आगे चल रहा था। हम लोग लौट रहे थे। नदी की पतली धारा में कुछ नंगे लड़के नहा रहे थे, जिनकी पतली हड्डियों से टकराकर छोटी छोटी लहरें मानो निराश उदास लौट जाती थी। उन्होंने देखा और संवेद स्वर में चिल्ला उठे, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। गर्व से मेरी छाती फूल उठी। कौन कहता है कि बंगाल मर गया? कौन कौन कहता है कि बंगाल मर गया, जहां भूख और बीमारियों से लड़कर भी मनुष्यों में, बालकों में क्रांति को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी भी नहीं मर सकेगा। हड्डी हड्डी से लड़ने वाले वह योद्धा जीवन की महान शक्ति को अभी तक अपने में जीवित रख सके हैं। संसार कहता है, स्टालिनग्राड में लोग खंडहरों में से लड़े थे और उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने बर्बरता की धारा को रोककर रूस को गुलाम होने से बचा लिया।
किंतु मैं पूछता हूं, क्या सिद्धिरगंज दूसरा स्टालिनग्राड नहीं? मनुष्य भूख से तड़प तड़प कर यहाँ जान दे चुके हैं, वे भीषण रोगों के शिकार हो चुके हैं, उनके घर खंडहर हो गए हैं, कब्रों से जमीन ढक गई है, नदियों में लाशों की सड़ांध एक दिन दूर दूर तक फैल गई है, किंतु मनुष्य का साहस आज भी जीवित है। दोस्तों, कितनी बड़ी यथार्थता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वहां के मनुष्य आज भी उस लड़ाई में अपने आप को बचाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। आज भी बंगाल के बच्चे क्रांति को नहीं भूले। क्या इन योद्धाओं ने भारतीय संस्कृति की जड़ों पर होने वाले आघात को सहकर आज संसार को यह नहीं दिखला दिया कि जनशक्ति कभी पराजित नहीं हो सकती, वह कभी मर नहीं सकती? जब फासिस्टवाद से भी बर्बर नरपिशाच मुनाफाखोरी ने नाच पर बैठकर जहर उगला, कपड़ा चोरों ने उनकी बहु बेटियों को निर्लज्ज होने दिया, तब भी क्या इन्होंने सिर झुकाया? नहीं, ये वीरों की तरह लड़े हैं। आज सिद्धिरगंज की पृथ्वी शहीदों के मजारों से ढकी गई है। युग युग तक संसार को याद रखना पड़ेगा। एक दिन मनुष्य के स्वार्थ और असाम्य के कारण, गुलामी और साम्राज्यवादी शासन के कारण बंगाल जैसी शस्य श्यामला भूमि में भी मनुष्य को भूख से दम तोड़ना पड़ा था, और लोगों ने उसे पूरी शक्ति से इसलिए झेला था कि मानवता जीवित रहना चाहती थी, उसे कोई मिटा नहीं सकता था। देखिए, यहाँ पर ह्यूमैनिज्म की बात कर रहे हैं। वही ह्यूमैनिज्म है जो इसके पूर्व में हमने ह्यूमैनिज्म की चर्चा शायद आप लोगों से की थी। ये कैसा ह्यूमैनिज्म होता है दोस्तों? देखिए कि जहां हम बात करते हैं ह्यूमैनिज्म की, तो कहीं ना कहीं जहां ह्यूमैनिज्म के नाम पर बड़े बड़े सेमिनार लिया करते हैं, या हम कहें कि उस सेमिनार के जरिए, उस बड़े बड़े मंच से हम यूं कहते हैं कि हमें अपने आप को बचाना होगा, हमें पूरे धरती को बचाना होगा, हमारे अंदर के ह्यूमैनिज्म को हमें तैयार करना होगा, प्राप्त करना होगा, जागृत करना होगा। और एक दिन एक समय ऐसा आ जाता है कि जिसमें हम अपने ह्यूमैनिज्म को भूल जाते हैं। जब किसी पर हम अन्याय होते देखते हैं तो हम केवल देखते रह जाते हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं आती है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि क्या हमारे अंदर का ह्यूमैनिज्म सही में मर गया है? एक और जब हम भारतीय संस्कृति को देखते हैं, भारतीय संस्कारों को देखते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार दूसरों को जोड़ने में है, तोड़ने में नहीं है। लेकिन क्या हमारी मानवता को आज भी हम जीवित रह सकते हैं और देते हैं समाज में? नहीं दोस्तों, ये केवल किताबों में रहने वाली बातें नहीं है। इसे हम और आप सभी लोगों को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी धरती को, हमारी भूमि को यदि शस्य श्यामला धरती बनानी है, वसुधैव कुटुंबकम की परिव्याख्या से परिभाषित करना है, तो हम सभी में मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक होगा। आज अकाल का वह पहला भीषण स्वरूप समाप्त हो चुका है, किंतु रोगों की वर्षा आंधी के बाद प्रलय उमड़ पड़ी है, और इस समय भी लोग कहते हैं बंगाल का अकाल समाप्त हो चुका है। पर आज यह कुछ नहीं तो वह भी महामरण का भीषण नृत्य है। जब हम लोग सिद्धिरगंज से लौट रहे थे, शीतलता की प्रशांत धारा में नहाता हुआ एक आदमी गा रहा था, सोनार बांग्ला होलो शोशान, सोनार बांग्ला होलो शोशान, एक साथ है सभी चल। देखिए क्या कहता है कि सोनार का जो बंगला होता है वह अब क्या हो गया है? शमशान हो गया है। अब हमें क्या करना है? एक ही साथ में सबको साथ लेकर चलना है। जातिवाद, देखिए कितना प्रांतीय जातिवाद हर जगह पर भरा हुआ है, और जब वह व्यक्ति इस प्रकार का गीत गाता है, इस प्रकार से वह अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है, तो निश्चित है उसके माइंड में ये सवाल उत्पन्न नहीं होता है कि ये निम्न जाति का है या उच्च जाति का है। बस वो क्या कहता है कि हमें एक साथ चलना है,
और उसका जो स्वर है, उसका स्वर दूर-दूर तक लहरों पर फैल उठता था। देखिए, इस प्रकार प्रस्तुत रचना के माध्यम से रांगे राघव जी हमें अकाल में बंगाल में होने वाले उस अकाल से, उस महामारी से या हम कहें कि उस दुर्घटना से हमें परिचित करवा देना चाहते हैं। यदि हम आज की कोरोना के कोविड-19 की महामारी के साथ वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ इसे जोड़ते हैं, तो हमें यह देखने को मिलता है दोस्तों कि कई कई लोगों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। क्या सही में कोरोना आज है? क्या लगता है आपको कि जैसे आज ये जो उन्होंने बनाया अकाल का या इस प्रकार की महामारी का जो समय वहाँ पर चल रहा था, तो क्या लगता है आपको? ये सारी सिचुएशन देखकर आपको ऐसा क्या प्रतीत होता है कि ये जो महामारी कल वहाँ पर थी, बंगाल में थी, आज पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में फैल चुकी है कोविड-19 की महामारी, तो क्या आपको लगता है कि वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ क्या आप उसे जोड़ पाओगे और जोड़ पाओगे तो कैसे? प्लीज डिस्कस इट। मैम जैसे ये रांगे और राघव जी लिख रहे हैं, जैसे ये बंगाल में जो घटित हुआ है वो बता रहे हैं। इसी प्रकार मतलब आगे जाकर कोई भी लेखक या राइटर जो है वो ऐसे मतलब प्रस्तुत कर सकता है कि 2020 में एक महामारी आई थी कोरोना नाम की, जिसने अधिकतर लोगों की प्राण ले लिए और वह बहुत ही मतलब खतरनाक बीमारी थी। सर्दी मतलब जो नॉर्मल बीमारी है अगर वो ही हो जाए तो भी आजकल कोरोना माना जाता है। कोरोना काल में कहा जाता था कि ठंडियों में कोरोना से बच के रहा जाए। कुछ 5-6 महीनों के लिए एक-दूसरे से मिलना बंद कर दिया गया था और हाथ मिलाने की जगह पर नमस्कार एवं राम-राम किया जाता था। अ, अपना कहा जाता था कि अपने हाथों को बार-बार धोए, अपने सर पे मतलब मास्क या कोई रुमाल बाँधा हुआ है उसे न हटाए। बाहर जाने से पहले और बोलिए, बोलिए, बोलिए। बिल्कुल सही है। देखिए पूजा आपने जिस पर आपकी दृष्टि डाली, आपके बिंदु बिल्कुल वर्तमान जगत की प्रासंगिकता से जुड़ने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि कोई राइटर होंगे, तो आजकल के नवयुवक, नवलेखक के रूप में विराजमान होने वाले तमाम ऐसे राइटर आज भी है, जो कोविड-19 पर अपना राइटिंग कर रहे हैं। और जिसके माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि जब पिता को कोरोना हुआ है ऐसा पता चलता है, तो बेटा या बेटी भी उस बाप के पास न जाने के लिए डरती है। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? आज रीज़न इतना क्लियर हो गया है कि जिस बाप ने हमें जन्म दिया, उसी बाप से हमें डर लग गया। तो देखिए, जिस प्रकार वो बच्चा, छोटा-सा बच्चा के पिता के कब्र पर खड़ा होकर कहता है ये मेरे बाबा की कब्र है ना? ठीक वैसे ही वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ यदि हम बंगाल की महामारी को लेते हैं और आज की महामारी को लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इन दोनों में अंतर होगा। क्योंकि जो रीज़न वहाँ पर क्लियर है कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई है, बच्चों की मृत्यु हुई, कई महिलाओं को लूटा गया। तो आज भी हम यह कहना चाहेंगे कि कोविड-19 के पश्चात जब सारे लोग घर पर थे, बहुत सुरक्षित थे, लेकिन कई जगह पर जब औरतें घर से बाहर निकलती थी, तो उनको दबोया जाता था। उनको किस प्रकार से उन पर अत्याचार किया जाता था। जैसे अत्याचार बंगाल में हुआ, वैसे अत्याचारों के कई कांड हमारे भारत में भी हुए, हमारे देश में हुए, हमारे अ, जलगाँव जिले में भी हुए। कई प्रकार के कांडों को हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ
वर्तमान जगत की प्रासंगिकता के साथ हम यह कह सकते हैं कि अकाल भले ही समाप्त हो चुका हो, महामारी भले ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका जो भीषण परिणाम होता है, उन भीषण परिणामों को हम सभी लोगों को देखना होगा, भुगतना होगा। जिस प्रकार की अनेकानेक प्रकार की यातनाएं बंगाल के लोगों ने भुगती, ठीक वैसे ही कोविड-19 के कारण हम लोगों को भी ये सारा कार्य भुगतना पड़ सकता है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? जी मैम। हाँ, इस रचना के माध्यम से किसी को कोई आशंका है? अभी आपका समय स्टार्ट होता है। अब तक हमारा समय था, हमने नो हमारे मैम। हाँ, हमने हमारे समय में उसे कंप्लीट कर दिया है। अब आपका समय चल रहा है। आपको यदि किसी पर कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा और एक बाकी है ना? मैम 2 बाकी है ना? कौन सा? वो प 1 मिनट मैम। वो पतझड़, था ना मैम। पतझड़ हाँ, वो वही। बात और हाँ, एक ये चीज़ और एक हरिवंश बाकी राय, मैम। हरिवंश राय बच्चन का भी बाकी है। हाँ मैम। कौन सा है हरिवंश राय बच्चन का? चलिए, मुझे लगता है कि आप लोगों में से किसी को कोई प्रश्न नहीं होगा, सो कॉल्ड हम आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखित एक यात्रा वर्णन है। इनका उपनाम है अज्ञेय और पतझर एक पात। इस यात्रा वर्णन को इसलिए बताना चाहते हैं कि हमें अब यहाँ पर नहीं रहना होगा, है ना? जहां पर आप अपने घर पर बैठे हो, तो उस घर से हमें यात्रा करने के लिए निकलना है। फिर हमें पेड़ पौधे देखने हैं, हमें वनों में जाना है, खेतों में जाना है, वहां के पगडंडियों को देखना है। देखते क्या क्या देखने को मिलता है। क्लियर हो गए? दोस्तों, इसके पूर्व हम उस लेखक का परिचय भी करवा दे इन शॉर्ट में, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई सवाल पूछा जाए इनके जीवन के संदर्भ में, कि उनका जीवन कैसा था, उन्होंने शिक्षा कहाँ पर प्राप्त की, और उनकी कृतियां कौन सी हैं। या आपको सवाल भी पूछा जा सकता है कि उनको मिले पुरस्कार कौन से हैं, उनकी मृत्यु कब हुई, ये भी सवाल पूछा जा मेरा पे सकता मिला है। ले। 7 मार्च 1911 को देवरिया जिले के कास्य इलाके में एक शिविर में इनका जो जन्म हुआ। यहाँ उनका जन्म कहाँ पर हुआ देखिए, एक शिविर में उनका जन्म हुआ। और कहाँ? तो देवरिया जिले के कासिया इलाके में। इलाका महत्वपूर्ण होता है, इलाका ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा उनकी जम्मू और कश्मीर में हुई। लाहौर में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन उन्होंने किया। अमृतसर में बम कारखाना बनाने के लिए पहल करते हुए गिरफ्तार हुए। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों कि जिन्होंने अपना कार्य किया देश को बचाने के लिए, देश स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कई लोगों ने अपना योगदान दिया। उनमें से एक अज्ञेय जी। जेल से छूटने के पश्चात क्रांतिकारी जीवन से संन्यास और साहित्य लेखन एवं पत्रकारिता को पूर्णतः उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्योंकि देखिए, क्रांतिकारी जीवन जब हम लोग लेते हैं, देखते हैं, तो कई ऐसे क्रांतिकारी हमारे बीच में आते हैं। जैसे इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने कार्य किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए भी कार्य किया और उनकी राइटिंग भी उन्होंने चलाई। कौन है वो? याद कीजिए थोड़ा, याद करते जाइए। क्या मैम? हमारा प्रश्न है आपसे कि इसके पूर्व भी हमने देखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारी योगदान जिन्होंने दिया। स्वामी विवेकानंद जी। नहीं। और और वो राष्ट्र के स्वरूप की 1 मिनट मैम। स्वामी विवेकानंद जी। मैम वो एक राष्ट्र के स्वरूप वाले राइटर भी ना? ना, हमारा सवाल आप पहले जान लो। हमारा सवाल आपसे यह है कि क्रांतिकारी है, एक साहित्यकार होने के पश्चात वह क्रांतिकारी भी हो जाता है। और जब उसे ऐसा फील होता है कि जब वो क्रांति के रूप में चला जाता है, तो वह साहित्य को न्याय नहीं दे पाता, फिर वह रिटर्न अपने साहित्य पर चला आता है।
याद करो। कौन है? वासुदेव अग्रवाल। हाँ, हम्म, रनिंग आउट ऑफ द टाइम आ गया है बेटा। याद कीजिए, ये होमवर्क के लिए सवाल दे देते हैं आपको, होमवर्क नहीं दिया कितने दिनों से। 1965 से 1968 में साप्ताहिक दिनमान का, और 1977 से 1989 के 88 नव भारत टाइम्स का संपादन भी उन्होंने किया। उनकी कविता संग्रह कितने हैं? 7 कहानी संग्रह है, 17 कविता संग्रह, 7 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 नाटक, 2 यात्रा वृत्त, 3 डायरिया तथा अनेक निबंध और पत्र संकलन प्रकाशित हुए। अनेक कृतियों का संपादन और कई विदेशी कृतियों का अनुवाद भी उन्होंने किया। अनेक रचनाएं अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश में अनुदित उन्होंने किया। अनुवाद मतलब क्या? ट्रांसलेशन। ज्ञानपीठ पुरस्कार से अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित वो हुए। देखिए, आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि किस पुरस्कार से पुरस्कृत हुए, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिला, और इस पुरस्कार के अतिरिक्त साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी वो पुरस्कृत हुए। गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिला, मतलब उन्हें 3 पुरस्कार दिए गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ब्रेथ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। याद आ गया आपको? फिर से एक बार हम क्रांतिकारी और साहित्यकार पर चले जाते हैं, याद कीजिए, थोड़ा फ्रेशराइज हो जाइए। गीतांजलि आज जुड़ी नहीं है क्या? नहीं, गीतांजलि जुड़ी? गीतांजलि हमारे इसमें नहीं है। गीतांजलि नहीं है? हाँ पूजा, हाँ मैम। कौन सा देखा आपने? 30 बरस का साथी देखा था? हाँ मैम। कौन करता है? 30 बरस के साथी में है क्या ये क्रांतिकारी चित्रण? क्रांतिकारियों में चले जाते हैं, राजनीति में चले जाते हैं, हाँ दल में। मैम, है मैम। तो बेटा, ये सारी चीजें आपको याद दिलाने के लिए हमें बार बार ले जाना पड़ता है घसीट कर, है ना? यहीं पर रहो, और यहाँ पर रहने के लिए आपको इतने सारे क्वेश्चंस हम करते हैं। इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई। अब देखते हैं अज्ञे जी, सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन उर्फ अज्ञे जी। उनको अज्ञे के नाम से ही जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों, इन्होंने जो रचनाएं लिखी, पतझर एक पात, इसमें यात्रा वर्णन को प्रमुखता दी गई है। तो क्या है यात्रा वर्णन, कैसे होता है? तो आज जैसे जंगल पहले न देखे हो, ऐसा नहीं, पर पत्तियों के ऐसे जलते रंगों का इतना बड़ा पुंज वह नहीं देखा। हमारे यहाँ इक्के दुक्के पेड़ ऐसे देखने को मिल जाते हैं, बहुत हुआ तो 8-10 पेड़ों की पात। हमें देखने के लिए क्या है? पतझर एक पात, है ना? पात माने क्या? पात यानी क्या? एक जैसे एक ही कतार में जब वृक्षों को लगाया जाता है, उसे पात कहा जाता है ना? एक ही कतार में शादी के त्योहार, शादी में चले जाते हैं आप लोग, खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, एक ही पात में बैठाया जाता है ना आपको, कि या एक वहां एक वहां। हाँ, बफे पार्टी यदि होती है तो वहां की पार्टी अलग होती है ना? लेकिन जब नीचे सब लोगों को बिठाया जाता है तो एक ही कतार में बिठाया जाता है। ठीक वैसे, आ जाइए, खाना मुंह में पानी आ गया होगा, आ जाइएगा। तो 8-10 पेड़ों की जो पात है, मतलब एक ही लाइन में एक ही कतार में जब सबको लगाया जाता है। पर इस वनखंडी में सभी वृक्ष ऐसी भड़कीली लाल और पीली सुनहली पोशाक पहने थे, और नीचे बीचे पत्तों पर पड़ते हुए धूप के रिक्त सोने के मुकुट जैसे चमक जाते थे। हमारे पैरों से रोंदी जाकर पत्तियां एक तीखी परंतु हृदय गंध दे रही थी, और वह मुझे बचपन की स्मृतियों में डुबोए दे रही थी। क्या याद दिला रहे हैं? एक ऐसे भड़कीले लाल पीले और सुनहले पोशाक पहने वो वृक्ष दिखाई देते हैं बड़े बड़े, और उसके पेड़ों के पत्तों के जो पेड़ों के जो नीचे है, ऐसी पूरी बिछाई बिछी हुई दिखाई देती है, जिसमें धूप आ गई है, और
उस रुत पर, मतलब छोटे छोटे जो पत्ते वहां पर नीचे आ गए हैं, तो वहां पर आने वाली जो धूप है, वहां ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन पत्तों ने धूप का सोने का मुकुट ही पहन लिया हो। और क्या, फिर वो चमकने लग जाते हैं, और हमारे ही पैरों से वो जो पत्तियां हैं वो रोन दी जाती थी जब हम उस पर चलते थे, और उन पत्तियों से एक तीखी हृदय गंध दे रही थी। गंध होता है ना, हर एक वृक्ष अपने अपने रूप में होता है। शायद आपको पता हो कि आम के पत्ते भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं, तुलसी के पत्ते महत्वपूर्ण होते हैं। अलग अलग पत्तियों को यदि हम लोग लेते हैं, तो अलग अलग पत्तियों का भी अपना अपना एक इम्पोर्टेंट होता है, और उस इम्पोर्टेंस को हम सभी लोगों को जानना अत्यावश्यक हो जाता है। और यही तीखी हृदय गंध जो मुझे बचपन की स्मृतियों में डुबोए दे रही थी। मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ रहा है। किसे? Who's this person? अभी अभी हमने उनका परिचय दिया। कविता, कविता, पल्लवी। सच्चिदानंद हीरानंद बस। वेरी गुड। अज्ञेय जी, अब अज्ञेय जी को ये सारी बातें याद आ रही हैं, और अज्ञेय जी हमें ये बताने के लिए लोलुप हो उठे हैं कि अब हमें अपने बचपन की स्मृतियों की यादों में हम डूबते चले गए। मेरी साथी ने, मतलब अज्ञेय जी की जो साथी थी, मतलब जो उनकी दोस्त थी, वह जर्मन के, जो जर्मन है पर यहाँ के एक भारतीय विद्यार्थी की वाग्दत्ता है, और इसी से मेरी परिचित हुई। सहसा उसने कहा, मुझे बचपन की याद आ रही है। पिता के साथ इस वन में मैं घूमने आया करती थी। वह भी ऐसे तुम्हारी तरह तेज चलते थे। अब तो लोग तेज चलते ही नहीं। अब वो जो लेडी है, उस लेडी ने, मतलब उनकी जो सहेली है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की जो सहेली है, चूंकि वह जर्मन की है, और वो क्या कहती है, भारतीय विद्यार्थी की वाग्दत्ता है, मतलब वो कहते हैं कि भारतीय छात्र कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, और उसी से वो परिचित हो गई, और इसलिए उसने कहा कि मुझे मेरे बचपन की याद आ रही है। और पिता के साथ जैसे वो घूमने के लिए वन में जाया करती थी, और उसके पिता भी लेखक के जैसे तेज चला करते थे। लेकिन वो क्या कहते कि अब तो लोग तेज चलते ही नहीं। मैं कहने को हुआ, और लड़कियां कौन तेज चलती है, खासकर हमारे देश में तो। पर चुप रहा, मुस्कुरा दिया। हमारे देश की यदि बात करें तो नारी कभी तेज नहीं चल सकती, बहुत कम नारी तेज चलती है। लेकिन नारियों को तो गजगामिनी होना चाहिए, ऐसा शास्त्र में बताया है कि नारियों को गजगामिनी होना चाहिए, मतलब हाथी के जैसी चाल उसकी होनी चाहिए। जैसे हाथी चलता है ना, धीमे धीमे धीमे, बस वैसी चाल नारियों की होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड गजगामिनी। ऐसी चाल होनी चाहिए। लेकिन चुप रहे, मुस्कुरा दिए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। सामने कई पैरों की चाप सुनाई दी, और इतने में सामने से कई पैरों की चाप सुनाई दी। थोड़ी देर में पगडंडी के मोड़ के आगे लोग दिखे। एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी, नायक के साथ 8 सैनिक, जिन्हें शायद मार्च का अभ्यास कराया जा रहा था। वे आकर दूसरी ओर निकल गए। हम आगे बढ़ते रहे, चुपचाप। पर मौन में भी मुझे लगा कि कुछ बदल गया है। साथी से पूछा, मतलब जो सहेली थी, चूंकि वो जापान से थी। हिरानंद की सहेली जो थी वो जापान से थी ना। नहीं मैम, जर्मन से थी। एग्जैक्टली exactly. आपको ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन पतझर एक बात में उनकी सहेली किस देश से रिलेटेड थी, या उनका देश कहाँ का था। तो आपको याद दिला दूं कि वह जर्मन की थी। क्या बात है। पर मौन में भी मुझे साथी से उसने पूछा, क्या बात है, और उसके बदले में बदले हुए स्वर से चौंक गया। इन सिपाहियों ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया। अब देखिए, जब उसके सामने, उस नारी के सामने वो सिपाही आ गए, तो उस सिपाही से और इस औरत का क्या वास्ता। तो तुरंत क्या कहती है कि इसने सारा काम बिगाड़ दिया। यहां तक क्लियर हुआ बेटा आप सभी को? यस मैम।
हाँ, यहीं पर हम लोग रुकेंगे, लेस देन 1 मिनट बाकी अपना, 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। सो कॉल्ड हम इसी पेज पर पूजा, पूजा आप 101 पेज नंबर को याद रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंडे में हमारा लेक्चर होगा, है ना। मंडे के दिन आपको शायद कहाँ तक आए ये भी